प्रज्वलन करें और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय अमित शाह जी। कृपया शांति बनाए रखें, कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखेंगे। अब अपने आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, बिहार प्रदेश के प्रभारी विनोद तावरे जी, अपने दोनों नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है। हो गया। अब हम आग्रह करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के संयोजक राज्यसभा के माननीय सांसद विवेक ठाकुर जी से, आप शांति बनाए रखें। आप सभी लोगों से आग्रह की कृपया शांति बनाए रखें। कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ हो चुकी है, कृपया शांति बनाए रखें। हम आग्रह करना चाहेंगे विवेक ठाकुर जी से कि माननीय गृह मंत्री जी का अंग वस्त्र और पुष्प देकर सम्मानित करें। अब हम आग्रह करना चाहेंगे, जो हजारों की संख्या में आज पटना की ऐतिहासिक धरती पर किसान भाई का आगमन हुआ है, उन कुछ किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बड़े माला से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत किया जाए। केशव सांडेली जी, ज्ञानेन्द्र जी, बड़ा माला लाइए, बड़ा माला लाइए। हाँ, केशव सांडेली जी, एकदम आराम से। हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे यार, नहीं, इसके बाद गोपाल जी। अब हम आग्रह करना चाहेंगे गोपाल जी ठाकुर जी से, अशोक यादव जी से, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से, और जो अपने माननीय सांसद हैं मखान की माला से
अपने यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। मिथिला क्षेत्र में ये किसानों का विशिष्ट उत्पादन है, जिसको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया है, ख्याति दिया है। उसी मखान के माला से यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ यशस्वी गृह, तालियां बजती रहे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब हम आग्रह करना चाहेंगे, मुंगेर के किसानों द्वारा अंगराज का प्रतीक, शुभता का प्रतीक चांदी की मछली से अपने यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिलाध्यक्ष राजेश जैन जी एवं सभी उनके सहयोगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुंगेर के माननीय जिलाध्यक्ष राजेश जैन जी और उनके सहयोगी। अब किसानों का आभूषण फल के प्रतीक चिन्ह के साथ माननीय यशस्वी गृह मंत्री और अपने आगत अतिथियों को भेंट किया जाए। एक एक करके अपने आगत अतिथियों को, सबसे पहले यशस्वी गृह मंत्री जी को माननीय विवेक ठाकुर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, किसानों का आभूषण। चलिए, स्वागत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय राज्यसभा सांसद और इस कार्यक्रम के संयोजक विवेक ठाकुर जी से, आप आवें और अपना स्वागत भाषण देने की कृपा करें। माननीय विवेक ठाकुर जी। आज बापू सभागार में आयोजित स्वामी सहजानंद सरस्वती की समारोह किसान मजदूर समागम के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, बिहार भाजपा के प्रभारी एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री विनोद तावड़े जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री संजय जायसवाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय सिन्हा जी, प्रतिपक्ष नेता बिहार विधान परिषद श्री सम्राट चौधरी जी, उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, मंचासीन सभी नेतागण और इस सभा में बिहार के कोने कोने से आए अन्नदाता, किसान व मजदूर भाई, माताएं और नौजवान साथियों और प्रेस मीडिया के बंधुगण, आप सभी का इस महत्वपूर्ण सीधा संवाद कार्यक्रम के संयोजक के नाते हाथ जोड़ के स्वागत व अभिनंदन करता हूं।
आज ये एकत्रीकरण और चर्चा बिहार के किसानों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, जिसको व्यवस्थित रूप से अप्रासंगिक बनाने का एक व्यवस्थित प्रयास चल रहा है। इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसा विद्वान संत तुलसीदास जी के उस पंक्ति से जरूर प्रेरित हुएंगे जब तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख। अर्थात किसान जो पैदा करता है उसका कार्य सभी कार्यों में सबसे उत्तम वो है जो रचनात्मक है, जो कुछ पैदा करता है या बनाता है। मेरे पास पूरे बिहार से किसान लोग आते थे और कहते थे कि बिहार में अब ऐसा हो गया है माहौल, जैसे लग रहा है कि किसान और कृषि कोई बात ही नहीं कर रहा है और अब ये प्रासंगिक रह ही नहीं गया है। मैंने पूछा ऐसा क्यों लगता? बोले कि देखिए, बिहार का जब बंटवारा हुआ, झारखंड और बिहार बना, तो एक ऐसी धारणा बनी कि अब बिहार में कुछ बचा नहीं है कृषि और किसान के अलावा, सब कुछ चला गया झारखंड। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, लेकिन अगर इसी को सही मानते हुए, हकीकत मानते हुए बिहार की विकास यात्रा अगर तय करना था, तो बिहार के किसी मुखिया ने तब से लेकर आज तक इसको केंद्र बिंदु नहीं बना के विकास की यात्रा तय की। मेरा स्पष्ट और बड़ा प्रामाणिक होता है। बड़ा ही जब से ये कार्यक्रम की घोषणा हुई है बिहार में, एक बड़ा मजेदार चीज आप लोग सब देखे होंगे कि सब लोग स्वामी जी की जयंती मनाने में होड़ मचा दिया। बिहार की जो सरकार जो पूरी तरह भूल चुकी है स्वामी जी को राजकीय कार्यक्रम के आनंद फानंद में। उसके बाद 4 दिन पहले इसी बापू सभागार में सरकारी कार्यक्रम हुआ, कृषि समागम। क्या भाई? तो जो कृषि का रोड मैप है, एग्रीकल्चर रोड मैप 4 की चर्चा है, हंगामा हुआ, वो अलग बात। ये है क्या एक कृषि रोड मैप? और ये मैं नहीं कर रहा हूं, एक देश का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसने पूरे बिहार का कृषि को अध्ययन किया और निकाला क्या कि जब 2008 से 13 तक हमारी सरकार के साथ ये थे और बिहार का जो नव यात्रा आरंभ की निर्माण का, तो 6,135 करोड़ के लागत से पहला कृषि मोड में औसत 2% से बढ़कर 3.1% पहुंचा बिहार का कृषि का ग्रोथ, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर हुआ। फिर दूसरा आया 12-13 में, एक बार उसका बजट बढ़ा के कर दिए लगभग 1.5 लाख करोड़, लेकिन कृषि दर तेजी से गिरने लगा और 1.3% पहुंचा। फिर तीसरा लाए 17 से 22 में और लागत बढ़ाए 1,54 लाख करोड़ पहुंचा दिए, औसत वहीं 2% पर पहुंच गया, जो किसी भी रोड मैप के पहले बिहार का कृषि दर। अब बताइए, गिरावट लगातार है, खर्चा आसमान पे है, बिना समीक्षा के रोड मैप की तैयारी हो रही है, तो बिहार की जनता पूछेगी नहीं कि 3 लाख करोड़ कृषि के क्षेत्र में गया कहाँ, किसके खेत में गया? तो फिर बिगड़ जाएंगे। आजकल तो देखते हैं कि सदन में हमारे माननीय सदस्य कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? किसान पूछेगा नहीं 3 लाख करोड़ बिहार का कहां गया, किसके खेत में गया? पूछेगा तो जरूर। दिशाविहीन नीति से अब बिहार चलने वाला नहीं है मित्रों, और ये आपको तय करना होगा कि बहुत बातें हो गई, लेकिन बिहार को एक नए उछाल की जरूरत है। और जब तक किसान और कृषि पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा, बिहार एक विकास की उस छलांग को छू ही नहीं सकता है, और केंद्र बिंदु में किसान और कृषि को हमको लाना होगा। इसका बहुत सीधा प्रमाण है, बिहार में सारे कृषि जल परियोजना चौपट होकर बैठे हुए। मैंने तो अभी पूछा, मुकामा बढ़िया टाल गया था, तो लोग कहे कि किसी तरह से आग्रह करिए प्रधानमंत्री जी से कि हमारे टाल परियोजना की ओर एक बार ध्यान आकृष्ट कर दो। पूरा उम्मीद था, लेकिन उम्मीद को नीतीश जी चौपट कर दिया। हमने भाई ऐसे क्या बोलते हैं, आपके तो प्रतिनिधि रहे। बोले अरे हम लोगों ने तो उनको राजनीतिक अस्तित्व दिया, सांसद बनाया पहली बार, और अंत तक वहीं से बने कृषि मंत्री भी, भारत के रेल मंत्री भी,
और मुख्यमंत्री भी वहां से बने। हमने फिर क्या है बोले, लेकिन आज तक एक काम नहीं हुआ। तो ये पूर्वाग्रह बड़ा स्पष्ट है। और एक जगह की बात नहीं है, जो पटना जिला से शुरू होता है ये परियोजना जमुई होते हुए निकल जाता है। लाखों करोड़ किसान जो है 9 महीना जलमग्न अपनी भूमि को देखते हैं। और देखिए प्रतिभा उस जमीन की कि 3 महीना 4 महीना जो वहां खेती होता है उसमें 5 तरह के दाल होते हैं तीसी के अलावा। और गृहमंत्री जी, वहां के किसानों ने आपके लिए एक भेंट भी भेजा है, मैं आपको सुपुर्द करूंगा। अपने पैदावार के छोटे छोटे संग्रह करके एक थाली में करके दिया है। इतना ही आग्रह किया है कि बस एक चिंता हो, इस पर एक जरूर चर्चा हो। और उन्होंने कहा कि जब हम इतने साल गफलत में रह चुके हैं तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले आप 24 भी देख लीजिए, बिहार फिर उसमें भी परिचय देगा। और जो शिखा हम खोलने जा रहे हैं 24 में हम आधा बांधेंगे और 25 में जब पूर्ण यहां पर बहुमत की सरकार भाजपा की बैठाएंगे तब जाके किसान का शिखा बिहार में बंद होने जा रहा है। आज इस बैठक के माध्यम से जहानाबाद जिला गया, वहां कृषि परियोजना का वही हाल, सारे किसान पहुंचे हुए हैं। पटना हाईकोर्ट में लंबित है मामला। उत्तर बिहार गया, तिरहुत नहर परियोजना फेज 2 का वही हाल। गलत परियोजना 45 साल पहले नेहरू जी ने उसका संधि किया था। और कर्पूरी जी जो उधर के मुख्यमंत्री थे, भली बात ही जानते थे, उन्होंने उसको रुकवाया। पिछला विधानसभा चुनाव आया, आनंद फानंद में एक हैदराबाद की कंपनी को काम दे दिया, पूरा मिट्टी छिलाई का काम चल रहा है। किसान उधर से भी हाईकोर्ट को, बड़ा तहस नहस स्थिति है कृषि का यहाँ पर, और इसको बदलना पड़ेगा। बहुत लंबा अरसा हो गया कि इसी चीज से क्या किसान बिहार का जूझ रहा है। हर साल की मेरी खरीद कैसे हो पैक्स में, कभी एस्टीमेट उसका गिरा देगा, कभी उसका बढ़ा देगा, एक मजाक सा स्थिति। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा कि पूरी तरह से यहां पर उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और भगवा स्थापित करना पड़ेगा, पटना में भी और दिल्ली में भी। ये मन जब संकल्पित करिएगा तब जाके बिहार का नया उदय होगा और हम जात पात से ऊपर उठ के एक अपनी बिहारी अच्छी पहचान पूरे देश में बना पाएंगे। आज क्या होता है, पहले जाता था बिहारी बाहर काम करने तो बोलता था कहां से आए हो, बिहार से आए, ओ जरा इस पर ठीक से नजर रख। अब जो जाता है तो कहते कहां से आए हो, तो बिहार से आए, बोलता है जरा धीरे धीरे विश्वास करना, कहीं पलटी मार नहीं। तो ऐसी तो पहचान 3 दशक से चल रही है, इसको बदलना है। और ये आज हम और आप ये मन के तय करें। और इसके बाद एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये ऐसे नेता हैं कि विभूति का कोई मतलब नहीं है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का तिरस्कार उसी प्रकार से यहाँ की सरकार करती आई है, जिसको हम परिवर्तित करेंगे आने वाले समय में। बिहार सरकार एक डायरी छपाती है, बिहार डायरी, वो प्रकाशित सरकारी चीज है। उसके विधानसभा भी छापता है, विधान परिषद भी छापता है, पूरी सरकार की प्रणाली में वही छपता है। उसमें सभी पुण्यतिथि और जयंती का जिक्र होता है। और देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का न पुण्यतिथि है उसमें, न उसमें जयंती का जिक्र है। पर वो पूर्वाग्रह तो बड़ा स्पष्ट है। जब विभूति का आदर नहीं होगा, हमारे तो सनातन धर्म में हम लोग पूजा भी करते हैं तो पितृ पूजा पहले करते हैं तो बाधा समाप्त होती। तो यहाँ जो विभूति का इतना अनादर है तो राज्य कैसे प्रगति करेगा। ये पूरा बागडोर आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आज के अपने इस बैठक में ये मन बना के जाना होगा, गांव गांव प्रचार करना हो कि 24 में मोदी जी को बिहार पुनः फिर स्थापित करेगा और 25 में यहां पर एक अन्य मार्ग में भगवा झंडा फहराएगा। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं पूरा समय आगे माननीय गृह मंत्री जी को देना कोशिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों के तरफ से मैं भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री आदरणीय अमित शाह जी का पूरे बिहार के पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती में स्वागत करता हूं और सभी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक जी। भारत सरकार के गृह मंत्री जी को संबोधित करने से पहले मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि किसान चाची जी को पद्मश्री
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, क्या आवाज निकाल रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि आज सहजानंद सरस्वती जी की स्मृति में पूरा सभागार एकत्रित आया है किसान मजदूर समागम में। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पूर्ण बहुमत के सरकार के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, कार्यक्रम के संयोजक और सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, श्री विनोद तावड़े, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, अश्विनी चौबे जी, केंद्रीय मंत्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता और सांसद श्री सुशील मोदी जी, श्री राजकुमार चाहर जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे दोनों सदन के नेता श्रीमान विजय सिन्हा जी, श्रीमान सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सारे विधायक, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और आज इस सभागार में, बापू सभागार में उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए स्वामी सहजानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए सभी किसान मजदूर भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज पाटलिपुत्र की ये महान भूमि पर, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने भारत का पहला साम्राज्य बनाने का सफल प्रयास कर परिणित किया, वही जगह जहां से सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट समुद्रगुप्त ने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक एक मुश्त भारत का साम्राज्य बनाया, वो मगध साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी पाटलिपुत्र पर आप सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनको प्रणाम करने और उनके संदेश को फिर से एक बार बिहार के हर किसान, हर मजदूर तक पहुंचाने का ये विराट प्रयास है, उसमें मैं उपस्थित होने के लिए आया हूं। भाइयों और बहनों, कहते हैं कि सोने जैसी चमक पानी है तो भट्टी में सोने की तरह अपने आप को गलाना होता है। अगर ये उक्ति को किसी एक जीवन से जोड़कर देखना चाहिए तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जीवन के लिए बनी हुई। ये सन्यासी ने अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। छोटे छोटे किसानों के नेता ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया। इसके साथ साथ हर मजदूरों का नेतृत्व किया और जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से ऊपर होकर सारे देश के किसानों को एकत्रित करने का काम स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व किया और गरीबों को एकत्रित कर जमींदारी के खिलाफ, चाहे स्वजाति के जमींदार हो, उनके खिलाफ भी
उन्होंने बड़ा आंदोलन कर एक जागरूकता लाने का प्रयास। मित्रों, सहजानंद सरस्वती जी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कहा है, मगर बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सहजानंद सरस्वती और सुभाष बाबू दोनों अंतरंग रूप से जुड़े हुए थे, एक ही विचारधारा से जुड़े हुए। आदि शंकर के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी होने के बावजूद आजादी के आंदोलन में उन्होंने मुखर कर हिस्सा लिया। जब जमींदारों द्वारा जबरन किसानों से कर वसूला जाता था, तब उन्होंने नारा दिया था, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद, और जमींदारी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। और स्वामी जी ने उस वक्त कहा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वो कानून बनाएगा, यह भारतवर्ष उसी का है, अब वही शासन चलाएगा। खेत में मजदूरी करने वाले किसान और मजदूर भाई को भारत की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में केंद्र बिंदु लाने का काम उन्होंने किया था। और उनके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत अच्छी उक्तियां लिखी है। वह आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वह आया भू पर आए जो सौरभ नवमंडल का, आया है जैसे सावन के आते मेघ गगन में, आया है जैसे आता कवि सन्यासी मधुबन में। ये श्रद्धांजलि बहुत ठीक तरीके से सोच समझकर रामधारी सिंह दिनकर ने सहजानंद स्वामी जी के लिए कही। और आज यही सहजानंद स्वामी का बिहार प्रदेश जिस प्रकार की गर्त में जा रहा है, इसको बाहर निकालने के लिए हम सब ने इकट्ठा होकर संघर्ष करना है। मित्रों, आज बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन जेपी से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। जिस नीतीश बाबू ने उस वक्त जनता पार्टी तोड़ी, क्यों? क्योंकि लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मोह में आज लालू की गोद में जाकर बैठे। मैं नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के अंदर डेयरी की बहुत संभावनाएं है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर भूमि है, बिहार के अंदर मेहनतकश किसान है। बिहार में अगर ढंग से व्यवस्थापन किया जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बिहार बन सकता। मगर आप मुझे बताइए, मोदी जी का ये विचार नीतीश जी कैसे करेंगे? क्योंकि पशु चाहिए दूध उत्पादन के लिए, और पशु रखोगे तो चारा चाहिए। अब चारा छोड़ने वाले लालू के साथ राज्य का मुख्यमंत्री बैठ गया, किसानों का कभी भला हो सकता है? भाई जरा जोर से बोलिए, हो सकता है? मित्रों, हमने तय करना पड़ेगा। देश भर के अंदर गेहूं की खरीदी एमएसपी से होती है, धान की खरीदी एमएसपी के होती है, बिहार के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार उदासीन है, सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। मैं आगे बताता हूं कि मोदी जी के समय में एमएसपी से धान और गेहूं खरीदने के लिए बजट को 3 गुना कर दिया गया, मगर यहां पर बजट 10 का 10। आज बिहार नीतीश बाबू के सत्ता मोह में जंगल राज बन चुका है।
पहले नीतीश बाबू के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़े थे और अब आज मैं बिहार की जनता का इस किसान समागम के माध्यम से आह्वान करने आया हूं कि अब नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है और ये लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। माताओं, भाइयों, बहनों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मुझे कुछ पत्रकार बताते हैं कि नीतीश जी का समझौता हुआ है कि लालू जी के बेटे को वो मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाएंगे? वो तो बने हुए हैं, सीटें कम थी फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, मगर उनको मुख्यमंत्री से संतोष नहीं है। हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न आता। अरे नीतीश बाबू, आपको जिसने स्वप्न दिखा दिया उन लोगों ने आपको गलत रास्ते पे ले गए। आपको मालूम नहीं, वहां तो जगह भरी पड़ी है। देश की जनता 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही। और अब आपने जब वादा कर ही दिया है कि लालू जी के बेटे को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भला तिथि बता दो बिहार वाले को। भैया किसान भाइयों, बताओ, बतानी चाहिए या नहीं तिथि? जरा जोर से बोलो, बतानी चाहिए नहीं? मगर नहीं बताएंगे क्योंकि उनको भी मालूम है कि नहीं बनना है, बाद में लालू जी के साथ भी धोखा करना है। भाइयों और बहनों, एक जमाना था जब बजट आता था, तब बजट के अंदर टैक्स में कितना रिलैक्सेशन मिला, इसी की चर्चा होती थी। मोदी जी ने आकर बजट के केंद्र बिंदु में किसान को लाने का काम किया। 2014 में मनमोहन सोनिया सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुनना, 25,000 करोड़ 2014 में। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? और इस बजट में कृषि के लिए बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम ये देश के प्रधानमंत्री ने। यही बताता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट के केंद्र बिंदु में कृषि को लाकर रख दिया है। देश का हर किसान, चाहे सीमांत किसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना डीबीटी से सीधा पहुंच जाता है। और छोटा किसान जो किसानी करता है 2.5 एकड़ से कम, उसको किसानी का खर्चा ही 6,000 होता है, जो खुद मजदूर बनकर अपने खेत में किसानी। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उसको ऋण ही न लेना पड़े। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप की व्यवस्था करी है। और मोदी जी ने अब जो बारिश के आधार पर की खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए श्री अन्न मोटे अनाज की योजना भी लागू करी है। अब हमारा मोटा अनाज, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे मक्का हो, चाहे रागी हो, वो देश और दुनिया के बाजार में जाएगा। और जिनके पास इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, वो सारे किसानों की आज बहुत बड़ी आवक इससे होने वाली। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहकारिता के माध्यम से 2 लाख पंचायतों में सहकारी डेयरी बनाने का संकल्प किया है। डेयरी एक बार बनती है तो बहनों के माध्यम से ही पूरे घर का खर्चा चलता है। डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त जगह बिहार है, भूमि है, पानी है, मेहनतकश किसान है। डेयरी यहाँ देश में सबसे अच्छी बन सकती है, चल सकती है। और आप चिंता मत करो, लालू जी की चारा की चोरी अब नहीं होने वाली है, क्योंकि 25 में यहाँ पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेजते हैं
अब तक 12 किस्तों में 2.25 लाख करोड़ रुपया, मैं फिर से एक बार अमाउंट बताना चाहूंगा, 2.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और इसके माध्यम से ढेर सारे किसानों ने अपने जीवन के अंदर एक समाज परिवर्तन को महसूस किया। 2009 से 14 में 3.74 लाख, 3.25 लाख रुपया का अनाज खरीदा गया है, चाहे गेहूं हो चाहे धान, 3.25 लाख लालू जी की सरकार थी। और 14 से 19 में 4.25 लाख की जगह 8 लाख करोड़ के गेहूं और धान को खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मगर बिहार के किसानों को इसका फायदा नहीं होता। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तभी होगा। नीम कोटेड यूरिया मोदी जी लाए जिससे काला बाजारी हो। अभी मैं बीच में देख रहा था, लालू जी के बेटे बता रहे थे कि यूरिया कम आ रही है, 1.5 गुना यूरिया बिहार को भेजा है भारत सरकार ने। ये नीतीश और लालू के राज के अंदर इसकी काला बाजारी हो रही है, इसलिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। 1.5 गुना यूरिया हमने किसानों को भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नैनो यूरिया का कारखाना भी अब झारखंड में देवधर में बन रहा है। पूरे बिहार को एक ही बोतल में यूरिया की पूरी बैग मिल जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। सॉइल हेल्थ कार्ड की भी व्यवस्था की है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन भी चलाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपया कृषि के अलावे सिंचाई के लिए खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारे काम बिहार के अंदर विकास के मोदी जी ने शुरू किए हैं, मगर नीतीश जी उसको रोक कर बैठे। मैं आज बिहार की जनता को इस समागम के माध्यम से अपील करने आया हूं कि एक बार आप डबल डेकर डबल इंजन सरकार बना दी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है ही, नीचे भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। बिहार को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएं। मित्रों, सबसे पहले 24 का चुनाव आना है। एक बार नीतीश जी ने धोखा दिया है, दूसरी बार धोखा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं, नीतीश जी आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। लालू की कगर पर बैठे रहिए और जब धोखा पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वासघात क्या होता है। मैंने तो मेरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति ही नहीं देखा। मित्रों, इस बार लोकसभा के चुनाव में एक स्पष्ट मैसेज दीजिए। गत चुनाव में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया था, भाजपा को ज्यादा सीटें दी थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हमारा वादा था। मगर इस बार लोकसभा के चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बार डाल दी। और ये नीतीश लालू कंपनी को एक मैसेज दीजिए, बिहार में अब जंगल राज नहीं आने देंगे, बिहार में कभी जंगल राज नहीं आएगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सभी किसान मजदूर भाइयों को इतना कहना चाहता हूं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जो विचार किसानों के लिए थे, मजदूरों के लिए थे, वो विचार और कोई पूरा नहीं कर सकता, केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और फिर से एक बार 2/3 बहुमत के साथ उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। आप बताइए किसान भाइयों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे जोर से बोलिए, बनाएंगे?
बिहार की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे, बिहार में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, पूर्ण बहुमत के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। किसान चाची जी आप आगे। अब अपने यशस्वी गृह मंत्री जी किसान चाची पद्मश्री राजकुमारी देवी जी को शॉल देकर मोमेंटो देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गुंजयमान होना चाहिए। अब हम आग्रह करना चाहेंगे देवेश कांत सिंह जी से, आप आवे और अपना धन्यवाद ज्ञापन का उद्बोधन करें। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती समारोह पर आयोजित किसान मजदूर समागम में उपस्थित आज के राष्ट्रवादी भारत के नए चाणक्य और लौह पुरुष भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह भाई जी का इस किसान मजदूर महासम्मेलन में किसान मजदूर और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के आए हुए सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप आने से आपने हमें मार्गदर्शन दिया, आपके आने से हमें जो प्रेरणा मिली और आपके इस प्रेरणा की वजह से हम 2024 तो 25 भी भगवा ध्वज फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत बिहार की सरकार में बनाएंगे। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे।